नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविंद स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई 2025 को टारगेट करते हुए जीके और जीएस की क्लासेस देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, ये क्लास आपको रोजाना 12:30 बजे मिलती है और आज हम जो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं वो आपका 54 नंबर का करने वाले हैं। यानी इससे पहले आपके 53 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर सारे प्रैक्टिस सेट को एक साथ देख सकते हैं, जिससे आपका इंप्रूवमेंट अच्छा हो जाएगा और आप यहाँ पे जीके जीएस को बूस्ट कर पाएंगे। क्योंकि जीके जीएस का जो पोर्शन होता है, आप सभी जानते हैं कि इसमें हमें यहाँ पे बोनस अंक मिलते हैं। बोनस अंक कैसे? क्योंकि इसकी तैयारी लोग कभी कभी बीच में छोड़ देते हैं और यहाँ पर फोकस सबसे ज़्यादा जो करते हैं वो मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी पर करते हैं। इसी वजह से जो लोग किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम अगर जीएस को ऐड कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे जीएस का पोर्शन एक प्रकार से बोनस अंक देके जाता है। बाकी का आपको मैं बता दूं कि अगर आप यहाँ पे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पे केवल जीके और जीएस की क्लास नहीं दिखती है, यहाँ पे आपको रीजनिंग की क्लास भी दी जाती है। यहाँ पे आप मैथ्स की क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं जो आपकी 11:30 बजे होती है। इसके बाद आप 12:30 बजे मेरे साथ में जीके और जीएस की क्लास के लिए जुड़ सकते हैं और यहाँ पे शाम को 9 बजे आप राज बहादुर सर के द्वारा हिंदी की क्लास में जुड़ सकते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे आपको यूपीएसआई का पूरा पैकेज दे रहे हैं। हम यहाँ पे आपको यूपीएसआई की पूरी तरह से प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिससे आप यहाँ पे अपने आप में देख पाएंगे कि हम यहाँ पे कितना सीख पा रहे हैं और कितना नहीं सीख पा रहे हैं। और जब आप यहाँ पे सीखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि क्यों ना हमें यहाँ पे अच्छे से थ्योरी को समझना है तो हम यहाँ पे एक बैच ले लें। और वो बैच आपका कौन सा है? और वो बैच है आपका यूपीएसआई के लिए चाणक्य 2.0 बैच। और ये चाणक्य 2.0 बैच की खासियत क्या है? सबसे ज्यादा खास है इसका प्राइस, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसका जो प्राइस है मात्र 99 है, जो अभी ऑफर में चल रहा है। क्योंकि इसका जो वास्तव में प्राइस है वो 599 है, 599 रुपए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपको यहाँ पे ऑफर प्रेजेंट दिया जा रहा है और वो ऑफर आपका 99 रुपए में है। तो आप, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अच्छी तैयारी चाहते हैं, हम सस्ते में अच्छी तैयारी चाहते हैं, तो इससे सस्ता बैच आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। आपको ये टीम जो दिखाई दे रही है, ये टीम आपको पूरी तरीके से यूपीएसआई की तैयारी कराएगी, आपको यहाँ पे अच्छे नोट्स भी बनवाएगी, आपको यहाँ पे अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड कराएगी। और आप अगर यहाँ पे हमारे कंटेंट से जुड़ते हैं तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, यहाँ जो आपका कंटेंट चल रहा है वो वास्तव में यूपीएसआई रिलेटेड है, यूपीएसआई के लेवल का है। इसी के लिए कह रहा हूं कि अगर आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ में 99 रुपए में ये तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इससे सस्ता बैच आपको नहीं मिलने वाला है। और ये सस्ते में सबसे अच्छा बैच आपको है तो वो चाणक्य 2.0 बैच है। मिलेगा कहां पे? तो आपको लिए यहां आपको प्ले स्टोर पे डाउनलोड करनी होगी बाई एससी ऐप, जो कि आपको कहां मिल रही है? प्ले स्टोर पे। डाउनलोड करने के बाद यहां पे रजिस्टर और फिर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद लॉगिन का ऑप्शन आपको खुल जाएगा और सारे ही बैच आपको यहां पे मिल जाएंगे। अभी आपके पास ऑफर है, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यहां पे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ पे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप यहाँ पे साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो सभी का बैच आपको मात्र 99 में मिल रहा है। तो 99 में अगर आपको बैच चाहिए तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करते समय सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हम कॉपी पेन लेके बैठें। जो यहाँ पे नोट करने वाली चीजें उनको नोट कर लें, और जो यहाँ पे लगता है कि ये मुझे आता है तो उनको छोड़ दें। तो आपके लिए यहाँ पे एक प्रकार से शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ में हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, यहां पे आप जुड़ेंगे तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट करने से यहां पर आपके अंदर खुद बूस्ट होगा। क्या बूस्ट होगा? गलत आंसर है तो क्यूरियोसिटी होगी, क्यूरियोसिटी से हम क्या करेंगे? सही आंसर जानने की कोशिश करेंगे। और अगर सही आंसर है तो हमारा यहां पे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो हमें खुद लगेगा कि हम एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर करके आ रहे हैं तो प्रीवियस पेपर करने के बाद आप यहां पे जुड़ते हैं तो आपको खुद आंसर निकल के आएंगे, और जब आपके खुद से आंसर निकलते हैं तो आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस इतना हो जाता है कि हम अब एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि लास्ट में फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, जिससे आप बता पाएंगे कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है और आप यहाँ पे हमसे और क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इस क्लास के बारे में भी बताइएगा और जो आपके डाउट हैं वो भी हमसे पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आने वाला है, और ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आप यहां पे कहेंगे, मान लीजिए कि आपके यहां पे एक सेंट्रल बैंक है और सेंट्रल बैंक नहीं होता तो नोट कौन छापता? नोट पर साइन किसके होते?
तो आप यहाँ पे क्या आंसर देते, तो आप यहाँ पे कहते कि हमें सर सेंट्रल बैंक की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे करेंसी इश्यू कराना है, बैंकिंग रेगुलेशन करना है, अलग अलग संस्थाओं को कंट्रोल करना है, तो हमें यहाँ पे आरबीआई की जरूरत होगी। और फिर आरबीआई की अगर जरूरत है तो हम यहाँ पे आरबीआई की स्थापना करेंगे। और यही पूछा गया है कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो रेगुलेशन वाला काम किया है वो मोस्टली अंग्रेजों ने किया है, और वहां पर सभी पावर अंग्रेजों के पास हुआ करती थी। तो इसी वजह से ये क्या लेके आए, एक एक्ट लेके आते हैं, और वो एक्ट कौन सा है, आरबीआई एक्ट है। और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, किसके तहत, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत यहां पर आरबीआई की स्थापना की जाती है। और ये कब की जाती है, तो आप कहेंगे सर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, अब आरबीआई की स्थापना कर दी 1935 में। अब यहां क्या होगा, जब हम किसी भी संस्था को बनाते हैं तो यहां संस्था बनाने के बाद हमें गवर्नर भी बनाना पड़ेगा, जो इसको क्या करेगा, हेड करेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पहला गवर्नर कौन था आरबीआई का, और यहां पे राधे कृष्णा ने आंसर दिया 1 अप्रैल 1935। भाई बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी प्रकार से आपका जो आंसर रहने वाला है बहुत सही आंसर है, लेकिन मैंने पूछा है कि पहला गवर्नर कौन था आरबीआई का। और अगर पहला गवर्नर बन चुका है तो पहला इंडियन गवर्नर था या फिर ब्रिटिश का था। फिर अगर ब्रिटिश का था तो पहला इंडियन गवर्नर कौन था। और अगर इंडियन गवर्नर बन चुका है तो प्रेजेंट टाइम में कौन सा गवर्नर चल रहा है, यानी कौन से नंबर का गवर्नर यहां पे चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि पहला गवर्नर कौन था। तो आप कहेंगे सर पहला गवर्नर यानी ब्रिटिश के टाइम पे बना है तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ही होगा, और उनका नाम क्या था, ऑसबॉर्न स्मिथ था आरबीआई का पहला गवर्नर। ठीक है, पहला गवर्नर बनता है, हम हो जाते हैं आजाद, और आजाद होने के बाद हम यहाँ पे अब गवर्नर कौन से बनाएंगे, इंडियन गवर्नर बनाएंगे। तो इंडियन गवर्नर, पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, तो आप कहेंगे सर सीडी देशमुख थे जो पहले इंडियन गवर्नर थे। अब होगा क्या क्या कि हमने गवर्नर भी बना लिए हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे आरबीआई जो कि एक प्रकार से प्राइवेट संस्था हुआ करती थी, तो हमें यहाँ पे नेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। और नेशनलाइजेशन कब किया गया आरबीआई का, यानी राष्ट्रीयकरण कब किया आरबीआई का। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है। तो आप कहेंगे सर 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो सर यहाँ पे फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट हो गया, फर्स्ट गवर्नर हो गया, तो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन सा है, तो आपको आंसर देना है कि प्रेजेंट टाइम में कौन से नंबर का गवर्नर है और उन गवर्नर का नाम क्या है। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका तो आंसर आपको पता चल गया है 1935, ऑप्शन नंबर ए। तो बताओ प्रेजेंट टाइम के गवर्नर का नाम क्या है आरबीआई के, और यहां पर वो कौन से नंबर के गवर्नर हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। और आंसर दिया है खान ने, सीडी देशमुख तो भाई बेटा पहले थे, और वर्तमान है संजय मल्होत्रा। बहुत ही सही आंसर दिया है कि वर्तमान में कौन है, संजय मल्होत्रा आपके गवर्नर हैं। और यहां पर अगर इनका नंबर पूछा जाएगा तो कौन से नंबर के हैं, तो आप बताएंगे सर अभी जो गवर्नर है ना ये 26वें नंबर के गवर्नर हैं। और आपको पता होना चाहिए आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो ये मुंबई में है। इस प्रकार से आपके आंसर आ चुके हैं। स्माइल गर्ल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और रश्मि राजपूत भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सैड बॉय, राधा कृष्ण, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। 26वें नंबर के गवर्नर हैं। गुड आफ्टरनून। इसी के साथ में क्लास को स्टार्ट कर दिया गया है। अब स्टार्ट करने के बाद में आपको हमारे साथ में अब पढ़ना है। आंसर आपका पहले क्वेश्चन का हो चुका है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि हम यहाँ पे कहीं ना कहीं पर्यावरण से रिलेटेड बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपके यहाँ पे एक जंगल है और जंगल को काटने का केस लड़ना है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि जंगल को काटा ना जाए, हम चाहते हैं पर्यावरण को बचाया जाए, और पर्यावरण को बचाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे। और अगर कोर्ट जाओगे तो आपको भी पता है कि कोर्ट में जो केसेस होते हैं वो 20-20 साल पेंडिंग में पड़े रहते हैं। तो आप यहाँ पे पर्यावरण को बचा पाएंगे? तब
कोई इंस्टीट्यूशन बना लेगी, कोई ना कोई यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बना लेगी, लेकिन हम वहाँ पे पर्यावरण का केस लड़ते लड़ते बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन वो केस जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जो यहाँ पे फास्ट प्रोसेस के साथ में हो, जहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्टीज हो, जहाँ पे ऐसा कुछ हो जो फास्ट ट्रैक चले, और यहाँ ऐसी कुछ होना चाहिए, यानी ऐसे व्यक्ति भी जुड़ने चाहिए जो एनवायरमेंट के एक्सपर्ट हो, यानी पर्यावरण के एक्सपर्ट हो। तो इस वजह से हमने क्या किया, तो हम यहाँ पे इनमें से कुछ बनाते हैं। चलिए पहले सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर ऑर्डिनरी कोर्ट जो होते हैं वहाँ की प्रोसेस स्लो होती है, वहाँ के एक्सपर्टीज जो होते हैं वो टेक्निकल इतने नहीं होते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन दे, जो कंजर्व करे हमारे फॉरेस्ट को, यानी जंगलों को बचाने पर काम करे, और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है उनको बचाने पर काम करे। और यहाँ पे सुनवाई हो, सुनवाई के होने के बाद कुछ टाइम बाद ही इसका क्या आ जाए, इसका डिसीजन आ जाए। और इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या बनाना स्टार्ट कर दिए थे, हमने यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे। तो हम यहाँ पे कोर्ट नहीं जाते, हम यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स जाते हैं। जब भी पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो हम कहाँ जाते हैं, हम ट्रिब्यूनल्स जाते हैं। लेकिन पर्यावरण के लिए सर ट्रिब्यूनल्स कौन सा बनाया गया होगा, तो आप कहेंगे सर एनजीटी बनाया गया था, जिसका मतलब है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स जो है वो यहाँ पे पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण की सुनवाई को जल्दी करने के लिए, त्वरित सुनवाई, फास्ट ट्रैक, स्पेशल जजेस की यहाँ पे, स्पेशल जजेस यहाँ पे रिक्वायर किए जाते हैं। इसी प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। राधे राधे इस्माइल गर्ल, हाँ जी बिल्कुल, हाँ इस्माइल गर्ल ने आंसर दे दिया, एनजीटी होगा। डी से क्या, डी नहीं है बेटा, डी नहीं होगा, डी यहाँ पे बता रहा है एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स। तो एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स का भी नाम तो होगा, उस नाम, वो नाम है आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। क्या नाम है उसका, वो है आपका राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसकी स्थापना कब होती है, 2010 में होती है। तो ये भी याद रख लेना कि स्थापना कब होती है सर, 2010 में होती है। तो हमें पर्यावरण को बचाना है, इस पर काम करना तो हमें बहुत पहले से चाहिए था, इसकी सुनवाई तो हमें बहुत पहले से करनी थी, लेकिन हम कब समझ पाए, 2010 में। हम कोशिश कब से कर रहे हैं, 1972 से, और 1972 से कोशिश करते करते आज यहाँ पे कोर्ट वाली चीजें समझ में आई, तो वो हमने 2010 में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिए। तो इसका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थप्पी लग गई सभी को चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड यहाँ पे आप बात करते हैं, आपने सुना होगा कि हम लोग ना बायलेटरल ट्रेड करते हैं। क्या होता है बायलेटरल ट्रेड, यहाँ पे जो एग्रीमेंट होता है वो किसके बीच में होता है, हमारे बायलेटरल का मतलब है द्विपक्षीय, यानी जिस देश के साथ में कर रहे हैं उन देशों के साथ में हम अकेले मीटिंग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, बायलेटरल कहलाएगा। और बायलेटरल ट्रेड होगा तो उसे कहेंगे बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो हमें यहाँ पे अगर ट्रेड करना है, तो अगर चाहते हैं कि हमारा सामान सस्ता हो जाए, हम चाहते हैं कि हमें बाहर की चीजें हाईटेक मशीन से वो सस्ती मिल जाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एग्रीमेंट करना होता है। और वही एग्रीमेंट आपका यहाँ पे पूछा गया है कि भारत ने इनमें से कौन से देशों में किस समूह के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते पर बातचीत की है। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता, जिसे हम BTIA कहते हैं, बायलेटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट कहते हैं। तो यहां पर ये किसके साथ किया गया था और यहां कब शुरुआत की गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 5 जून पर्यावरण दिवस, हाँ जी बिल्कुल 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है। बी हैप्पी जुड़ चुके हैं यहाँ पे, हेलो। राज फीलिंग स्टडी का आंसर आ रहा है आसियान, और स्माइल गर्ल का आंसर आ रहा है आसियान। राधे कृष्णा ने भी आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर बी। बेटा आसियान इसका आंसर नहीं होगा, इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है EU, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है, ये सी है, ठीक है, इसको सी कर लेना। ये EU जो है यहाँ पे, क्योंकि हमसे व्यापार कौन करना चाहता है, हमसे सभी देश व्यापार करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं कि आपको पता होना चाहिए, भारत बहुत बड़ा मार्केट है, भारत की पॉपुलेशन ज्यादा है, और तो पॉपुलेशन ज्यादा तो यहाँ पे मार्केट भी बड़ा होगा। तो मार्केट अगर बड़ा है तो वही, अगर दूसरा देश यहाँ आना चाहेगा तो वो कहेगा कि हमें यहाँ पे टैक्स में छूट मिल जाए। अब टैक्स में छूट कैसे मिलेगी, तो आप यहाँ पे समझौते करेंगे। तो एक समझौता होता है जिसे कहा जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी आप यहाँ पे हमारे साथ में टैक्सेस मत लगाइए, आप जो हमसे टैक्स लेते हैं वो टैक्स मत लीजिए। क्यों नहीं लेंगे
भाई? इसलिए मत लीजिए क्योंकि आप यहाँ पे हमारे साथ में पहुंचते हैं तो आप हमारे सामान की बाजार पहुंच हो जाएगी, हमारे सामान के साथ में आपके सामान का कंपटीशन हो जाएगा, इस प्रकार से आर्थिक विकास भी होगा। तो इसी चाहते हैं, ये कौन चाहता है? ये आपका यूरोपियन यूनियन चाहता है, जिस वजह से यहाँ पे ये जो टॉक है ये 2007 से शुरू हुई थी, लेकिन होता क्या है, ये क्या खत्म हो चुकी है या ये पूरा हो चुका है? तो ये बात अभी भी चल रही है, लेकिन ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये व्यापार को बढ़ावा देने के लिए है। हम यूरोपियन यूनियन को फ्री ट्रेड नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हम यहाँ पे टैक्स कम कर सकते हैं, हम यहाँ पे इन पे ड्यूटी कम कर सकते हैं, लेकिन फ्री ट्रेड नहीं करेंगे। जिससे क्या होगा, इंग्लैंड के जो सामान है, ब्रिटेन के सामान है, वो यहाँ पे आएंगे, सस्ते हो जाएंगे। अब आप बताओ कि आप इंडियन सामान पर फोकस करेंगे कि ब्रिटेन के? लोग सोचते हैं कि हम लोग ना बाहर के सामान को ज्यादा खरीदें, जिससे क्या होगा कि लोगों को ब्रांड दिखता है। क्या दिखता है? ब्रांड दिखता है। तो इसी वजह से आपने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ पे बाहर की कंपनियां हिंदुस्तान के नाम से आती हैं। जैसे आपने देखा होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्या वो इंडियन कंपनी है? नहीं, वो बाहर की कंपनी है। और बाहर की कंपनी आने के साथ साथ अगर आप स्वदेशी चीजें खरीदने की कोशिश करते हो तो लेकिन कहीं ना कहीं आप वो विदेशी चीज ही खरीद रहे होते हो। इसी वजह से मोदी सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया लाया गया, और मेक इन इंडिया के बाद अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए हमने खुद बोला है कि आप अपने देश की चीजों पर ध्यान दीजिए, आप अपने देश की चीजों पर खरीदने की कोशिश करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। थर्ड का आंसर मिल चुका भाई? हाँ जी बिल्कुल, ईओ है प्रिंस भाई, तुम्हारे आंसर तो ए बी सी डी सारे आ जाते हैं। बी हैप्पी का आंसर आया है सी, बहुत सही है। स्माइल गर्ल का आंसर ईयू है, और राज फीलिंग्स का भी आंसर आ चुका है। बहुत सही आंसर आ रहे हैं भाई। इसी प्रकार से आपके आंसर रहने चाहिए। आप जब यहाँ पे आंसर देते हैं तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, आप लोगों को ये आंसर पता है। अगर आपका गलत होता है तो मुझे ये समझ में आता है आप लोग यहाँ पे इंप्रूवमेंट चाहते हैं, आपको यहाँ पे कोई नई चीज मिली है जिसका आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है भाई, इंडिया में प्लास्टिक को बैन करने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन प्लास्टिक पूरी तरीके से बैन हो नहीं पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? कि हम लोग जो लगाम लगाते हैं वो उन पे लगाते हैं, जैसे ठेले वाले पे, कि तू प्लास्टिक नहीं बेचेगा, प्लास्टिक की पन्नी जो आती हैं उनको यूज नहीं करोगे। हम यहाँ पे जहां बनती हैं उन पर लगाम नहीं लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में प्लास्टिक अभी भी चल रही है। अब चाहते हो, मान लीजिए प्लास्टिक बैन कर दी जाए, तो उसका कोई ना कोई ऑप्शन तो होना चाहिए। हम बैन कर दें लेकिन ऑप्शन तो हो हमारे पास में, कि मान लीजिए कि हमारे पास बैग कहाँ से आएगा, मान लीजिए कि हमें यहाँ पे प्लास्टिक का जो यूज करते हैं, बारिश में यूज करते हैं, उस जगह पर हम क्या यूज करेंगे? तो ऐसी स्थिति में एक आपका ऑप्शन बन के आता है जिसे कहते हैं जूट। क्या कहते हैं इसे? जूट कहते हैं। तो पूछा जा रहा है विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, यानी जूट भारत कितना बनाता है और इसमें रैंक क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर आया है राज फीलिंग्स का एक, बी हैप्पी बता रहे हैं ए आंसर, सैड बॉय का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, बी हैप्पी ने आंसर बताया है ऑप्शन नंबर ए, और सभी का आंसर सही है क्योंकि भारत जूट उत्पादन में सबसे आगे है। जूट प्रोडक्शन में भारत नंबर 1 पोजीशन पर है, और विश्व का लगभग 60% भाग जो है वो खुद भारत यहां पे प्रोड्यूस करता है। और अगर आपसे पूछा जाए भारत में कौन करता है, यानी भारत में तो हमारे यहाँ स्टेट हैं, तो स्टेट में कौन सबसे ज्यादा करता है, तो आप क्या बताएंगे कि सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल करता है, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल करता है। कितना करता है? तो भारत के प्रोडक्शन का 80% पार्ट जो है वो केवल वेस्ट बंगाल कर लेता है। लेकिन इससे बनाया क्या जाता है, क्या बनता है ऐसा? तो जूट जो है ना, बैग, आपने ना जूट के सामान का यूज तो आप करते होंगे लेकिन पता नहीं होगा। अब गेहूं की बोरी लेके आते हैं, गेहूं का बोरा यूज करते हैं। जब गेहूं का बोरा आता है तो वो जिससे बना होता है वो जूट है। ठीक है, आप यहां पे बैग यूज करते हैं, जो वो जिससे बनी होती है वो बैग आपके जूट है। रस्सी लेके आते हैं, रस्सी आप बांधने में यूज तो कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि बना किससे, तो भाई वो ही जूट है। जूट से रस्सियां बनती हैं, जूट से कारपेट बनते हैं, जूट से बैग बनते हैं, और जूट से आपके सामान भी बनते हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भारत सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन करता है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ए आंसर आ चुका है राधे कृष्णा का, राज फीलिंग, हाँ जी राज फीलिंग्स ने सही बताया। वेस्ट बंगाल जो है वो बहुत ही 80% यहाँ पे पार्ट जो है प्रोडक्ट करता है, एंड प्रोडक्शन करता है, जिसके बाद में इनसे चीजें बनाई जाती हैं, चाहे वो रस्सी हो, चाहे वो बैग हो, चाहे वो आपके सजावटी का सामान हो, चाहे हम यहाँ पे गेहूं का प्रोडक्शन जो करते हैं उसको भरने के लिए सामान चाहिए हो, वो सारी चीजें आपकी जूट से बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
आपने देखा होगा कि हम जब पानी को, ठहरे हुए पानी को देखते हैं ना, तो वहां पे ना कुछ टाइम बाद ना ग्रीन ग्रीन कलर का पूरे तालाब में एक परत जम जाती है। देखिए ना कि जब ठहरे हुए पानी में जहां पर कुछ नहीं हो रहा होता है, जहां पे पानी आगे नहीं बढ़ रहा होता है, उस स्थिति में वहां पे क्या होता है, उस स्थिति में वहां पे काई जम जाती है। वहां पे क्या होता है, वहां पे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जम जाता है जो एक प्रकार से फोटोसिंथेसिस करता है। भाई फोटोसिंथेसिस करता है तो खाना बनाता है, खाना बनाता है तो प्रोडक्शन भी करेगा, प्रोडक्शन होगा तो रिप्रोडक्शन से वो अपनी संख्या को बढ़ा भी लेता है। तो इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि इनमें से किसे नीलहरित शैवाल के रूप में जाना जाता है। तो ऐसा इनमें से कौन है जिसे हम यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी के रूप में जानते हैं? तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से बताइएगा। सर्वर स्लो, अरे आपका चल रहा होगा, हमारे यहाँ तो सही चल रहा है भाई। सी आंसर बताया राधे कृष्णा ने। बी हैप्पी ने आंसर दे दिया है साइनोबैक्टीरिया। चलिए यहाँ पे बताते हैं कौन सा आंसर सही है। राज फीलिंग्स भी बता रहे हैं साइनोबैक्टीरिया। आप जानते हैं कि कई सारे ऑर्गेनिज्म हमारे यहाँ मिलते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। भाई फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं? फोटोसिंथेसिस करने का मतलब है कि वो अपना खाना बना रहे हैं। और खाना बनाएंगे कैसे? जब उनका कलर हरा होगा। हरा किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल की वजह से क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर मैग्नीशियम होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में भी एक ऐसा प्रोडक्ट है, या हमारे पास में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन सर ये बैक्टीरिया है कि ये आपका एल्गी है? आप यहाँ पे नाम देख पा रहे हैं, ये तो शैवाल होना चाहिए। भाई यही गलती हो जाती है, क्योंकि ये नाम से शैवाल है लेकिन ये वास्तव में शैवाल नहीं है। ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। क्या है ये एक बैक्टीरिया है। और अगर सर बैक्टीरिया की बात करेंगे तो सर बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोश की होते हैं। और अगर यूनिसेलुलर हैं तो ये यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक? तो आप कहेंगे सर इनके प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी इनकी जो सेल होती है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। यानी इनके जो ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे, हो सकता है इनके पास में भित्ति नहीं पाई जाए, हो सकता है यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं मिले, हो सकता है कोई ऐसा ऑर्गेनल नहीं मिलता हो। तो एक प्रकार से ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। हम लोग क्या है? हम लोग जानवरों में आते हैं, हम लोग भी एनिमल हैं। तो एनिमल सेल हमारे यहाँ पाई जाती है, तो हमारे प्रोकैरियोटिक होगी या यूकैरियोटिक? तो आप कहेंगे हमारे यहाँ पे डेवलप्ड होती है पूरी तरीके से सेल जो है। उसके अंदर मेम्ब्रेन भी मिलेगी, उसके अंदर न्यूक्लियस भी मिलेगा, न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन भी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, और उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी पाया जाएगा, उसके अंदर गोल्जिकाए भी होगा। सारी चीजें मिल रही हैं व्यवस्थित रूप से। तो इसका मतलब हम यूकैरियोटिक के पार्ट हैं, ना कि प्रोकैरियोटिक के। और प्रोकैरियोटिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये फोटोसिंथेसिस कैसे कर रहा है? प्रोकैरियोटिक फोटोसिंथेसिस करते ही नहीं है। तो आपका नीलहरित शैवाल ना ये अपवाद होता है। यानी दुनिया में एक्सेप्शन तो पाए जाते हैं, दुनिया में अपवाद तो पाए जाते हैं, तो ये एक प्रकार का अपवाद में गिना जाता है। और ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसी का दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम है? ये साइनोबैक्टीरिया है। और माना जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवों में अगर कोई है तो ये साइनोबैक्टीरिया है। और 3.5 बिलियन ईयर्स पुराना, ये कितना? 3.5 बिलियन ईयर्स पुराना इसका इतिहास है। तो इस वजह से साइनोबैक्टीरिया कहीं ना कहीं पृथ्वी के जन्म के समय का माना जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल भाई, जीवाणु है। हिंदी में कह लो जीवाणु, इंग्लिश में कह लो तो बैक्टीरिया है। स्माइल गर्ल का हाँ जी प्रो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 6 पे। अब बताओ, यहां पे मान लीजिए कि आपकी केंद्र सरकार है और आप राज्य में रहते हैं, तो आपके यहां पे राज्य सरकार है। अब दोनों के बीच में ना पैसा बांटने की लड़ाई हो जाती है। सर लड़ाई क्यों होगी? तो भाई लड़ाई इसलिए होगी कि टैक्स लेंगे। इधर केंद्र सरकार भी टैक्स ले रही है, इधर राज्य सरकार भी टैक्स ले रही है। और इनके बीच में कोई ना कोई ऐसा तो होना चाहिए ना जो रेफरी का काम करे, कि ठीक है तुम लड़ो, तुम भी लड़ो, और मैं क्या करता हूं, मैं आपके दोनों के झगड़े को सुलझाने का प्रयास करूंगा। और सुलझाने के साथ साथ मैं बताऊंगा कि यहां पर किस प्रकार से पैसा बांटा जाएगा, कितना पैसा केंद्र सरकार को दिया जाएगा और कितना पैसा राज्य सरकार को दिया जाएगा। वो देखा नहीं जाता है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर आता है, बंदर आपके रोटियों को बांट रहा होता है। ऐसा ही होता है यहाँ पे भी, सेंटर और स्टेट के बीच की लड़ाई है, लेकिन रेफरी कौन है? वो है आपका यहाँ पे फाइनेंस कमीशन। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद
वित्त आयोग के अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में प्रावधान करता है। भाई अगर फाइनेंस कमीशन बनाओगे तो कोई ना कोई आर्टिकल के तहत बनाओगे, संविधान के तहत ही तो चीजें बनाओगे। तो संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि भारत का वित्त आयोग होगा, भारत में वित्त आयोग की जरूरत है, यहां पे सेंटर और स्टेट के टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमें वित्त आयोग की जरूरत है। तो यहां हमारे पास में वही है, कौन? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, अब फाइनेंस कमीशन सर बनाया भी जाएगा तो सबसे पहले पहला बनेगा। तो पहला फाइनेंस कमीशन कब बनाया गया था? तो आप कहेंगे सर संविधान 1950 में लागू हुआ, तो कहीं ना कहीं ये 1950 या फिर 1951 में होगा, बिल्कुल सही है। फिर आप कहेंगे सर चेयरमैन भी बनाया गया होगा कोई ना कोई उस टाइम पे, बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो आप कहेंगे के सी न्योगी। ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट में आपका कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 16वां वित्त आयोग चल रहा है। और 16वां वित्त आयोग है तो इसका कोई ना कोई चेयरमैन बनाया गया होगा। तो आप प्रेजेंट में क्या बताएंगे सर? प्रेजेंट टाइम का कौन चेयरमैन है? तो आप कहेंगे सर वो अरविंद पनगड़िया है। कौन है? अरविंद पनगड़िया। ये सारी बातें तो हो गई लेकिन आंसर नहीं पता चला। आप यहां पे आंसर कौन सा बताएंगे? तो आर्टिकल 280 के तहत यहां पे फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है तो संविधान में लिखा नहीं है, उसके लिए ना हमें यहां पे संशोधन की जरूरत पड़ेगी, हमें यहां पे कोई ना कोई आर्टिकल बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पहले से लिखा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाता है। और क्वासी जुडिशियल है। क्वासी जुडिशियल का मतलब भाई, अगर जुडिशियल का मतलब क्या हुआ? ये एक प्रकार से जज के रूप में काम कर रहा होगा। क्वासी का मतलब क्या हुआ? आधा जज के रूप में काम कर रहा होगा। अगर दोनों लड़ रहे हो ना तो मैं डिस्ट्रीब्यूट तो कर रहा हूं ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ही तो यहाँ पे एक प्रकार से जुडिशियल का काम है। इसी वजह से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका अर्ध न्यायिक निकाय है, ये क्वासी जुडिशियल है और कॉन्स्टिट्यूशनल है। आया समझ के नहीं आया ये बता रहा हूं। हाँ जी बिल्कुल, राधे कृष्णा, आंसर सही है, केसी नियोगी है, केसी के साथ है, केसी एक साथ। और 16वें के हैं अनंत पटेल ने बता दिया है 16वें वित्त आयोग में। ओनली माई आंसर इज राइट, बी हैप्पी का आंसर आया है, बहुत सही है आंसर। बेटा अर्थ समझाने के लिए तो मैं पहले एक बार बताऊं, कभी मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताया है कि क्वेश्चन का आंसर बताओ? नहीं, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, आपको समझाता हूं। सबसे पहली मेरी एक लाइन होती है जिसे हुक लाइन कहा जाता है, जिससे आपको चीज समझ में आए। मैंने डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, मैंने बताया कि लड़ाई हो जाए किसमें? सेंटर और स्टेट में, तभी तो अर्थ समझ में आएगा कि वित्त आयोग की जरूरत क्यों है, सेंटर और स्टेट की लड़ाई को खत्म कराने के लिए। इसी वजह से यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या किस तरीके से क्वेश्चन को समझना होता है। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि पूरी देश में ना चुनाव होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई, होंगे, लोकसभा में होंगे, विधानसभा के भी होंगे। अब चुनाव की मशीनरी जो है या चुनाव जो आयोग है, वहां पे मैंने कह दिया कि एक ही व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति पूरा हैंडल कर लेगा। क्या वो एक व्यक्ति पूरी तरीके से चुनाव को हैंडल कर लेगा? आपका आंसर होगा नहीं। इतने बड़े देश के लिए हमें क्या एक व्यक्ति को हेड बनाना पड़ेगा? नहीं। यहां क्या करते हैं, यहां हमारे पास में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन कितनी ज्यादा? आप यहां पे बताएंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर भारत निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं। चुनाव आयोग की स्थापना होती है तो आप यहां पे इलेक्शन कमिश्नर बनाओगे, तो इलेक्शन चीफ भी होगा और इलेक्शन कमिश्नर भी होंगे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो एक हो गया, लेकिन इसके साथ में इलेक्शन कमिश्नर कितने बनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। हेलो सर जी, काजू जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। इसी के साथ अनंत पटेल ने डिलीट भी कर लिया। भाई डिलीट क्यों करते हो? गलत हो जाएगा तो क्या होगा, पता तो चल जाएगा। अनंत पटेल का आंसर सी है, काजू का आंसर है 2, स्माइल गर्ल का आंसर है ओनली 2, बी हैप्पी ने आंसर दिया है 2। बहुत ही सही आंसर है। देखो एक बात याद रखना, हमारे पास में चुनाव आयोग में एक कंसेप्ट चलता है, ये याद रख लो। कौन सा सर? कंसेप्ट है 1+2 का। सब समझ में नहीं आया? 1 का मतलब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी चीफ होगा इलेक्शन कमिश्नर का। और 2 का मतलब है कि यहां पे ना मुझे ना 2 इलेक्शन कमिश्नर बनाने पड़ेंगे। तो अब संस्था जो है वो इन तीनों के हिसाब से चलने वाली है। एक जो है वो इनका चीफ है, और वो चीफ कौन है? तो आप कहेंगे सर अभी प्रेजेंट में ना ज्ञानेश कुमार जो है वो हमारे मुख्य निर्वाचन आयोग हैं।
इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे तो विवेक जोशी इस साल चुने गए हैं, और विवेक जोशी के साथ में सुखविंदर सिंह संधू, इनका नाम क्या है, सुखविंदर सिंह संधू जो हैं वो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो बताओ, पूछा गया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़ना है, मैंने इनको छोड़ दिया 1 को, बचा कितना 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास में कितने हैं, 3 मेंबर होते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में पूछा गया कि हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऐड नहीं करना, हमें इस वजह से बाकी के जो हमारे 2 हैं उनको बताना है। तो हमारे पास टोटल 3 होते हैं, लेकिन अभी 2 हैं। त्रिशा शर्मा जुड़ चुकी हैं काजू कतरी के साथ में। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं भाई, अल्फा कण। अब ये साइंस का क्वेश्चन है, आप कहोगे साइंस का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। हम जब यहाँ पे साइंस की बात करते हैं तो हमसे पूछा जा रहा है अल्फा पार्टिकल जो होते हैं इन पर कोई आवेश होता है, इन पर क्या कोई चार्ज होता है? तो आप कहेंगे सर हमारे पास में ना बीटा पार्टिकल भी होते हैं, हमारे पास ना अल्फा पार्टिकल भी होते हैं। जब हम यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं, आपको अगर मैं कहूं कि प्रोटॉन की खोज की गई थी, नाविक की खोज की गई थी, नाविक की खोज करने के लिए ना हमने अल्फा पार्टिकल की ही बमबारी की थी। किस पे की थी, गोल्ड फॉइल पे। और गोल्ड फॉइल पे पार्टिकल पे बमबारी करने के बाद में हमें समझ में आया कि जो अल्फा पार्टिकल है ना, ये हीलियम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ये हीलियम के नाभिक के समान होता है। कैसे? क्योंकि सर हीलियम जो होता है ना, हीलियम के पास में अगर हम आवेश देखेंगे तो 2 आवेश पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, 2 आवेश पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, 2 आवेश का मतलब है कि इसके पास ना 2 प्रोटॉन होंगे, इसके पास ना 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो फिर अब क्या किया जाएगा, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं, तो इस प्रकार से ये क्या होगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी बनाएगा, और वो पॉजिटिव चार्ज आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी धनात्मक आवेश जो है वो हीलियम के नाभिक के समान होता है, और हीलियम पे पॉजिटिव आवेश होता है, तो आपके अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव आवेश होगा। इस पर 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं, 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इसका मतलब है कि हमारे पास में ये पॉजिटिव के रूप में काम करेगा। जान जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, राधे राधे। इसी के साथ में काजू ने आंसर दे दिया है, सैड बॉय भी जुड़ चुके हैं, विकास शर्मा भी आंसर बता रहे हैं, बहुत सही आंसर है बेटा। इसी तरह से आपको आंसर बताने की जरूरत है, बनने की जरूरत ना है, मैं हूं किसकी क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। आपको पता है अभी हमने बताया ना सेंटर और स्टेट में ना पावर का लड़ाई है, वहां पे तो टैक्स की लड़ाई थी। जब हमने कहा सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स की लड़ाई हो गई, तो टैक्स की लड़ाई के लिए हमारे पास फाइनेंस कमीशन था। फिर अगर मान लो पावर की लड़ाई हो जाए, क्या है, सेंटर कहता है ना मेरे पास पावर ज्यादा, स्टेट कहेगा मेरे पास पावर ज्यादा, तो इस बीच में फिर हमें एम्पायर की जरूरत पड़ती है, फिर हमें रेफरी की जरूरत पड़ती है। और वो रेफरी इस टाइम पे कौन बन रहा है, इस टाइम पे बनता है आपका पुंछी आयोग। तो पुंछी आयोग क्या करता है, पुंछी आयोग सेंटर और स्टेट के रिलेशन को समझाने के लिए उनसे कहता है बेटा लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं कि किसका क्या रोल है, मैं बताऊंगा कि गवर्नर का रोल क्या है, मैं गवर्नर के रोल की क्लियरिटी दे दूंगा, मैं बता दूंगा कि इमरजेंसी का यूज कैसे किया जाएगा, आप मिसयूज नहीं कर पाओगे। विधायी संबंध अगर बनाने हैं तो मैं बताऊंगा आपको, प्रशासनिक संबंध अगर बनाने हैं, बताने हैं कैसे करना है इनका यूज, तो मैं बताऊंगा। मान लो पैसे का बंटवारा भी है ना, उसको भी मैं सॉल्व कर दूंगा। और इस प्रकार से हमारे पास में इसके लिए ना 2010 में रिपोर्ट आती है, और ये किस पर बात करता है, केंद्र और राज्य के संबंध पर बात करता है, केंद्र और राज्य के बीच में पावर की बात करता है, किसे पावर ज्यादा दी जाएगी, किसे पावर कम दी जाएगी। इसके अलावा गवर्नर किसका यहाँ पे काम करेगा, यहाँ वो मुख्यमंत्री के अकॉर्डिंग काम करेगा या वो केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग काम करेगा, इसकी क्लैरिटी देने वाले कौन, पुंछी आयोग। और यहाँ पे इनका नाम था मदन मोहन पुंछी। तो इस प्रकार से हमारे पास में पुंछी आयोग बनता है 2007 में, और 2010 में इसकी रिपोर्ट आती है, और जिसके बाद में सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशन को, सेंटर और स्टेट के बीच के बंटवारे को, झगड़े को यहां पर ये क्लियर करते हैं। आया समझ, केंद्र राज्य संबंध एकता के हाँ बिल्कुल एकता के संबंध में ये। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट। आपको अगर मैं ये कहूं कि एक ऐसा एक एक्ट आता है जिसमें ना सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की जाती है। सर ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या है भाई, हिंदू और मुस्लिम में बांटना। यानी एक अंग्रेज क्या करते थे, बांटो और राज करो, यही तो चाहते थे।
तो हिंदू और मुस्लिम में बांटा गया, पहले जातियों में बांट लिया, फिर हिंदू और मुस्लिम में बांटा, और ये सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात करता है। ये कहता है कि मुस्लिम के लिए ना वोट करने वाला ना मुस्लिम ही होगा। इस प्रकार से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मिलता है। इंडियंस को ना पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में ना लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन मिलता है। यानी हमें यहाँ पे अपनी समस्या रखनी है ना, तो हमें अंग्रेजों को बताना पड़ेगा। अब अंग्रेज उस चीज को कैसे मानेंगे? भाई अगर हम यहाँ पे अधिकारी ही बना रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन देने वाला एक अंग्रेज ही है, वो कैसे बताएगा कि यार ये भारतीयों को ये दिक्कत है? तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंडियंस को भी इस काउंसिल में लेके आना पड़ेगा। तो इंडियंस को पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में लाने का काम किसने किया? एक सुधार ने किया। और वो सुधार कब होता है? तो सुधार होता है 1909 में। तो 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को यहाँ पे किस रूप में जाना जाता है, किस रिफॉर्म के रूप में जाना जाता है, किस रिफॉर्म के रूप में यहाँ पे इसका नाम है? तो आप बताएंगे सर इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू यहाँ पे क्या है, ये आपके, सॉरी मॉन्टेग्यू नहीं, मॉर्ले मिंटो सुधार। क्या नाम है इनका? मार्ले। 1909 का कौन सा है? मार्ले मिंटो सुधार है। मार्लो यहाँ पे कौन है? इंग्लैंड के राज्य सचिव हैं। और मिंटो जो उस टाइम पे, लॉर्ड मिंटो कौन थे? भारत के वायसराय हुआ करते थे। तो यहाँ पर पहली बार इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है, और इसके लिए हम एक्ट बनाते हैं, वो इंडियन काउंसिल एक्ट है। और वो कब आता है? 1909 में आता है। सर फिर बाकी के कब आते हैं? जो मॉन्टेग्यू है ना, ये 1919 में आता है, यानी इसके 10 साल बाद। साइमन कमीशन ये रिपोर्ट देता है यहाँ पे 1927 में आता है। और क्रिप्स मिशन 1945 में आता है। यहाँ पर हमारे पास में 1942 में आता है। और यहाँ पर क्रिप्स मिशन को बाद यहाँ पे हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, तो इसी वजह से आपका क्रिप्स मिशन भी आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ वो 1919 का है भाई, 1919 में आया था मॉन्टेग्यू वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 11। अगर मैं कहूं कि मुझे ना व्यापार करना है, कहां से करना है? ब्रिटेन से करना है। तो ब्रिटेन से करने के लिए हमारे पास एक रास्ता हुआ करता था, जो किसने बताया था? जो बताया था यहां पर वास्को डी गामा ने। क्योंकि वास्को डी गामा पहली बार भारत आया था। पहली बार समुद्र के रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। तो आप बताओ क्या हम उस रास्ते का आज यूज कर पाते हैं? तो क्योंकि वो यहां से आया, और आने के बाद इस तरीके से केप ऑफ गुड होते होते हुए इंडिया की तरफ में आया। अब इंडिया की तरफ में आया ना, ये यहां से दूरी कितनी थी? लगभग 11,500। कितनी? 11,500 किलोमीटर की दूरी हुआ करती थी। हमें समझ में आया कि क्यों ना हम इसको कम कर दें। हमें यहां पे अफ्रीका के चारों ओर चक्कर क्यों लगाना है? क्यों ना हम यहां पे शॉर्टकट वाटरवे बना दें, कोई ऐसा रास्ता बना दें जिससे हम यहां पे शॉर्टकट तरीके से चले जाएं। तो फिर बनती है स्वेज नहर। क्या बनती है? स्वेज कैनाल। और कब बनाई जाती है? तो आप बताओगे सर 1869 में बनाई जाती है। कब बनाई जाती है? 1869 में बनाई जाती है। और ये 193 किलोमीटर लंबी है। अब मैं कहूंगा क्या स्वेज नहर जो है ये आपकी आर्टिफिशियल है या पहले से बनी हुई थी? तो आप कहेंगे सर ये आर्टिफिशियल सी लेवल है, जो यहां पर वाटरवे बनाता है, जो आप यहां पे यूरोप को और एशिया को जुड़ते हुए देखोगे। किसको? यूरोप को और एशिया को जुड़ते हुए देखोगे। तो एक यहां पे देश है जिसका नाम है इजिप्ट। स्वेज नहर कहां पे है? इजिप्ट में है। तो एक देश जो है आपका इजिप्ट, तो इजिप्ट के बीच में एक पतली सी लेयर थी, जिसको काट काट कर हमने एक नहर का रूप दे दिया। क्योंकि यहां से हमें समझ में आ रहा था कि अगर हम इस रास्ते से चले जाएंगे ना, तो लगभग 7,000 किलोमीटर को कम कर देंगे। क्या कर लेंगे? 7,000 किलोमीटर कम कर देंगे। तो हमें यहां पे इस वाले सागर से इस वाले सागर को जोड़ना पड़ेगा। इसी वजह से यूरोप और एशिया के बीच में शिपिंग शॉर्टकट होता है, और वो आपका भूमध्य सागर। ये सागर कौन सा है? इसे कहोगे आप भूमध्य सागर। और ये कौन सा है? ये है आपका लाल सागर। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम कौन करता है? आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही हो जाएगा। तो स्वेज नहर किसको जोड़ने का काम कर रही है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और लाल सागर से होते हुए ये एशिया आपके अरब सागर में आ जाती है। और अरब सागर से आप यहाँ पे भारत में व्यापार करना चाहते हो, आप यहाँ पे भारत के अदर साइड में आप व्यापार करना चाहते हो, आप यहाँ पे सिंगापुर की ओर जाना चाहते हो, तो यहाँ से व्यापार होगा। व्यापार होते हुए इस जगह से रास्ता कम हो जाएगा। इस रास्ते की वजह से हमने लगभग 7,000 किलोमीटर को कम कर दिया था। तो आपका आंसर क्या है? काजू का आंसर आ चुका है, अनंत पटेल का आंसर है, राज फीलिंग, स्माइल गर्ल का मेरजान, और इसके अलावा राज फीलिंग्स का राधे कृष्णा का समझ में आंसर आ रहा।
बेटा बताओ तो क्या समझ में नहीं आ रहा है? अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है तो उस चीज को पूछने की कोशिश तो करो। अगर नहीं आ रहा है तो मैं बताऊंगा, अगर आ चुका है तो भाई आपको चीजें समझ में इस वजह से नहीं आ रही हैं कि आप इन चीजों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मैंने आपको यहाँ पे सीधा सीधा सिंपल बताया कि स्वेज नहर है, सब जानते हैं। एक आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वेज नगर नहर कहाँ पे है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर मिस्र में है, यानी इजिप्ट में है। लेकिन अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया किस सागर को जोड़ता है, तो आप बताएंगे सर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इसलिए पड़ी क्योंकि यूरोपियन जो हैं वो इस तरीके से घूम के आते थे, उन्होंने यहां वाले रास्ते का यूज किया जिससे वो एशिया के साथ में व्यापार कर पाए। यात्रा को कम कर लिया, कितना कम कर लिया? 7,000 किलोमीटर का कम कर लिया। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। मान लो कोई कानून हमारी ना बेसिक राइट्स को तोड़ दे, हमारे मूल अधिकार का हनन कर दे, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो उसे रोकने का प्रयास करेगा? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कह देगा ना ये कानून का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा, ये नल है, ये वॉइड करार कर दिया जाएगा, ये रद्द कर दिया जाएगा? तब आप यहां पे क्या कहोगे? सर ऐसा हमारे पास कोई आर्टिकल है? बिल्कुल है, हमारे पास में आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 13 हैं। लेकिन 32 और 13 में फर्क है। क्या फर्क है? जब आप यहां पे 32 का यूज कर रहे हो तो इसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो यहां पे आप केस कर सकते हो। इसी को संविधान की आत्मा कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। लेकिन आर्टिकल 13 क्या है भाई? आर्टिकल 13 जो है ना, ये सुपरमेसी सिद्ध करता है किसकी? फंडामेंटल राइट की। कैसे? अगर मान लीजिए कोई ऐसा लॉ बन गया जो आपके मूल अधिकार का हनन कर दे, तो कानून उसका क्या करेगा, यानी कोर्ट क्या करेगा? रिव्यू करेगा। और रिव्यू में पाया गया कि भाई ये तो मूल अधिकार का हनन कर रहा है, फिर क्या होगा? कोर्ट वहां पे उसे इनकंसिस्ट कर देगा, कोर्ट यहां पे उसको वॉइड कर देगा। तो यहां पर वॉइड करने वाला काम कौन कर रहा है? इसको शून्य करने का काम कौन कर रहा है? आर्टिकल 13। और अगर आपको केस करना है कि हाँ इसने मेरे अधिकार का हनन किया है, तो आप जाएंगे आर्टिकल नंबर 32 के तरफ। ठीक है? तो 13 क्या है? जहां पे कोर्ट रिव्यू कर रहा है और उसके बाद में उसे वॉइड किया जा रहा है, उसे शून्य किया जा रहा है, उसे रद्द किया जा रहा है। लेकिन अगर वो बन चुका है, रिव्यू में नहीं आया, आप वहां पर जाके कह सकते हो कि मेरे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, इसलिए यहां पर मैं केस करने जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 13। 13 क्या कहता है? मान लीजिए गवर्नर है हमारे पास में, हमारे यहाँ तो सर राज्यपाल होते हैं भाई, हमारे यहाँ पे भी राज्यपाल हैं, उत्तर प्रदेश में भी राज्यपाल हैं, जितने भी स्टेट हैं सब में राज्यपाल हैं। अब राज्यपाल बना दिए, सर क्या उनको सैलरी देनी पड़ती है? भाई फ्री में तो कोई काम नहीं करता, वैसे तो बनती नहीं है, ये तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको सैलरी तो देनी पड़ती है। अब अगर सैलरी तय कर रहे हैं तो सर ये राज्यपाल तो हमारे राज्य के हैं ना, तो इनकी सैलरी स्टेट देगा या फिर सेंटर देगा? इसी वजह से आपका ये क्वेश्चन बना कि राज्य के राज्यपालों के पारिश्रमिकों और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? अगर आप मान लो गवर्नर की सैलरी को तय करना चाहते हो, आप चाहते हो गवर्नर की सैलरी बढ़ा दी जाए, तब आप यहां पे क्या करेंगे? आप यहां पर कानून बनाएंगे। तो कानून कौन बनाएगा? राज्य बना देगा या फिर यहां पर कोई और बनाएगा कि संसद बनाएगी या फिर स्टेट सेंटर बनाएगा? तो आप यहां पे किसका आंसर बताओगे? आंसर दिया जा रहा है अनंत पटेल का सी आंसर, स्माइल गर्ल का आंसर सी है, राधे कृष्णा डी बता रहे हैं, राज फीलिंग भी सी बता रहे हैं। तो सी और डी में कंफ्यूजन है। तो चलिए बताता हूं मैं कि यहां पे बता रहे हैं राज्य विधायिका नहीं बनाती भाई, राज्य विधायिका नहीं बनाती है। गवर्नर की सैलरी को तय करने का काम जो होता है वो यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव है। गवर्नर कौन है? यूनियन सरकार यानी केंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है। और अगर वो केंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है तो सरकार ही तो उसे पैसा देगी, केंद्र की सरकार ही तो उसे पैसा देगी। अगर मैं यहाँ पे बाईएससी का रिप्रेजेंटेटिव हूं तो दूसरी कोचिंग मुझे क्यों पैसा देगी? मुझे पैसा कौन देगा? वो बाईएससी देगी। तो इस प्रकार से यहां पर मेरे पास में ये जो है पार्लियामेंट इसका क्या बनाएगी? इसका कानून बनाएगी। और कानून बनाएगी किसके तहत? आर्टिकल नंबर 158 के तहत। आप कहेंगे सर कौन सा आर्टिकल है? तो 158 आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट इस पर कानून बनाने का अधिकार रखता है। पार्लियामेंट यहाँ पे गवर्नर की पावर को बताने का अधिकार रखता है। गवर्नर के टेन्योर को, गवर्नर का अपॉइंटमेंट भी यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, टेन्योर 5 साल का होता है और 158 के तहत उनको सैलरी
यहाँ पे बनाई जाती है। सर इग्नोर कर रहे, किसको इग्नोर कर रहा हूं मैं? भाई मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे आंसर देने की बताने की कोशिश करता हूँ, और बाकी का आप लोग यहाँ पे जुड़े होते हो। भाई आप एक बार बताओ, आप लोग बातें कर रहे होते हो, मुझे नहीं समझ, मैं यहाँ पे चीज़ों को देखता हूँ कि आप ना ABCD कौन सा आंसर दिया, आपके डाउट क्या है, आप क्या चाहते हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे, आप जो बोल रहे हो कि सर हम दोनों बात कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। आपको कहूं कि आप ना फंडामेंटल राइट हैं आपके पास में, बिल्कुल हैं, यहां पे तो सर आपको मूल अधिकार प्राप्त हैं। क्या आपकी कोई ड्यूटी नहीं है? क्या आप कुछ नहीं करोगे? भाई ऐसी स्थिति है, आप देश के लिए, आप अपने लिए कुछ नहीं करोगे? करना पड़ेगा। अगर करेंगे तो हमारे पास में वो क्या कहलाएगा? क्या वो मौलिक अधिकार कहलाएगा, या मौलिक ड्यूटी, या फंडामेंटल ड्यूटी कहलाएगा? क्योंकि हमारी ड्यूटी है, तो ड्यूटी आपकी क्या कहलाएगी? मौलिक कर्तव्य कहलाएगी। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? सर कहेंगे सर हमारे पास में तो मौलिक कर्तव्य 11 हैं, लेकिन यहां तो 10 की बात की जा रही है। इसका मतलब ना 11वां जो है ना वो बाद में जुड़ा होगा, लेकिन 10 भी बाद में ही जुड़े हैं। लेकिन पूछा जा रहा है कि कौन से प्रधानमंत्री के टाइम पर जोड़े गए थे, तो आप क्या बताएंगे? सर एक बार ना सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी बनाई गई। क्या बनाई गई? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई, और यहां पे ये क्या करती है? ये सिफारिश करती है कि आपके मौलिक कर्तव्य जो हैं, आपको करना क्या है, इस बात पर भी ध्यान देना है। तो आप ना 10 मूल कर्तव्य को ऐड कर दो। ठीक है, कर दिए हमने 10 मूल कर्तव्य ऐड। कब किए? क्योंकि ऐसे थोड़ी ना कर देंगे, आपको संशोधन करना पड़ेगा। संविधान बना है तो संविधान में कुछ भी चीजें आपको लानी है तो आपको संशोधन करना पड़ेगा। और वो कौन सा संशोधन किया गया? तो वो किया गया आपका 42वां संशोधन। लेकिन 42वां संशोधन होता कब है? तो आप कहेंगे 1976 में होता है। और यहाँ पे 1976 में हमने क्या कर दिया? एक भाग जोड़ा, और वो भाग कौन सा था? 4A। जब भी आपको किसी भी भाग के सामने, किसी भी आर्टिकल के सामने ABCD दिखता है, तो इसका मतलब क्या है? ये बाद में जोड़े गए होंगे। और इसी में हमने एक अनुच्छेद जोड़ा जिसका नाम है 51A। अनुच्छेद 51A में हमने पहले 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा। पहले 10 मूल कर्तव्य जोड़े, और 10 मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 1976 में। सर 1976, ये तो 75 के बाद 76 आता है। हाँ जी, मतलब 75 के टाइम पे तो सर इमरजेंसी लगी थी, बिल्कुल इमरजेंसी लगी थी, और आपातकाल लगा था। और उसी आपातकाल के अभी प्रेजेंट में 50 साल हो चुके हैं, और आपातकाल लगाया गया था। तो फिर 76 में जो सरकार होगी वो किसकी होगी? वो उस टाइम पे सर इंदिरा गांधी ने लगाया था, तो इंदिरा गांधी अभी भी होंगी। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि 1976 में जब यहां पे 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, उस टाइम पे जो सरकार थी वो इंदिरा गांधी की सरकार थी, और यहां पे 10 मूल कर्तव्य में हमने यहां पे इंदिरा गांधी के द्वारा संशोधन किया गया था। फिर सर 11 कैसे हो गए? भाई 11 इसलिए हो गए कि हमें फिर समझ में आया कि एक और कर्तव्य को ना ऐड कर लेते हैं, और उसके लिए हम करते हैं संशोधन। और कब करते हैं? 2002 में। इसका पूछोगे 2002 में किसकी सरकार? 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस टाइम पे 86वां संशोधन हुआ था, और यहाँ पे 11वां मूल कर्तव्य भी ऐड किया गया था। इस प्रकार से हमारे पास कितने कर्तव्य हैं? हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। समझ में आया? 51? हाँ जी बिल्कुल 11 ए है, 86वें में जोड़ा गया था। बहुत सही है अनंत पटेल। राधे कृष्णा का आंसर ए है, बहुत सही है। राज फीलिंग का 1976, राधे कृष्णा, काजू, सभी का आंसर आ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी आपके 2002 के टाइम पे पीएम थे, ठीक है, क्योंकि 1999 के टाइम पे बने थे। 1999 में हमने कारगिल देखा, कारगिल के बाद में हमने समझ में आया कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश की भाई सुधर जाएगा, लेकिन आज तक नहीं सुधरा है। और यहाँ पे हमने कल उसका जवाब भी दे दिया है। कैसे? हमने मैच हरा दिया। भाई मैच से नहीं, हमें मिसाइल से जवाब देना चाहिए था। चलिए बात करते हैं अगले की। लीवर में ना मान लो कोई वायरस अटैक कर दे। क्या कर दे? लीवर में ना वायरस ने अटैक कर दिया। तो ऐसा कौन सा रोग है जो लॉन्ग टर्म के बाद कैंसर का रिस्क बढ़ा सकता है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो लीवर को अटैक करता है? ऐसा कौन सा रोग है जिसकी वजह से लीवर में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? तब आप कहेंगे कि सर इनमें से कोई ना कोई तो होगा। बिल्कुल होगा भैया, कोई ना कोई। और यहाँ पे राधे कृष्णा का आंसर है डी, और इसी के साथ में राधे कृष्णा ने आंसर बता दिया है। चलिए बता देता हूं, इन्फ्लुएंजा जो होता है भाई, इन्फ्लुएंजा तो रेस्पिरेटरी, सर इन्फ्लुएंजा ना सांस लेने की बीमारी है। बिल्कुल है। तो सर ये सांस लेने की बीमारी है, तो हमारे लीवर का क्या फर्क है? लीवर तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ना कि रेस्पिरेटरी का है, तो इन्फ्लुएंजा तो हो ही नहीं सकता। रिकेट्स की बात करते हैं सर, रिकेट्स तो विटामिन डी की कमी से होता है।
विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स कहलाता है, जो बच्चों की हड्डियों को कमजोर कर देता है। अगर हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी तो उससे ऑस्टियोमेलेसिया कह देंगे। बिल्कुल, हड्डियां कमजोर तो विटामिन डी की कमी, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, और जब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हड्डियां वास्तव में कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि हड्डियों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस। तो कैल्शियम की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पे डी की कमी से ना कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता। सर रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से हो जाता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। फिर बचा आपका हेपेटाइटिस बी, कहीं ना कहीं यही है जो आपका लीवर का रोग है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ये एक प्रकार का डीएनए वायरस है। कौन सा वायरस है, डीएनए वायरस है। और डीएनए वायरस के साथ साथ ये एक प्रकार से धीरे 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 अगर बढ़ता रहेगा, यहाँ पे रिस्क फैक्टर अगर ज्यादा आ जाएगा तो ये लीवर कैंसर भी बना देगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी आपके 5 प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई, 5 प्रकार के हेपेटाइटिस पाए जाते हैं। अगले आते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं। मान लीजिए आप वेब पेज बनाना चाहते हैं। वेब पेज बनाएंगे तो आपको टेक्स्ट की जरूरत है, बिल्कुल है। इमेज की जरूरत है भाई। लिंक्स को फॉर्मेट करने की जरूरत है, बिल्कुल। तो हमें यहां पे ना कोई लैंग्वेज तो यूज करनी पड़ेगी। अगर टेक्स्ट की जरूरत है तो लैंग्वेज यूज करेंगे। तो यहां पर हम यूज क्या करते हैं, HTML यूज करते हैं। फिर HTML करता क्या है सर, वेब पेज के ना स्ट्रक्चर को बनाता है, वेब पेज के कंटेंट को डिफाइड कर देता है। लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपसे पूछी जा रही है। और यहाँ पे 16 का आंसर बताया है राधे कृष्णा ने, ए आंसर, राज फीलिंग्स का ए आंसर, और इसी के साथ में बाकी के लोगों का भी आंसर आना चाहिए। और आंसर नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूँ। इसका आंसर जो होगा वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा। आया समझ? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे खेत हुआ करते हैं, बिल्कुल होते हैं। खेत सर कहाँ होते हैं, गांव में होते हैं। खेत तो सर जिले में भी मिल जाते हैं। तो टैक्स कलेक्ट करना है ना खेत गांव का, भाई खेत में जो गांव में या जो भी हमारी फसल हो रही है वहां पे मान लीजिए टैक्स कलेक्ट करना है। अब टैक्स कलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कई सारे ऑफिस को मैनेज करने के लिए अधिकारी बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में ना ये अधिकारी हैं, ठीक है। अधिकारी का मतलब है यहाँ पे प्रभाग हैं। अब वो प्रभाग में सबसे ऊपर कौन होगा, उसके नीचे कौन होगा, उसके नीचे कौन होगा, ये हमारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम का एक पार्ट है। तो हमारे पास में गांव, तालुक, कलेक्टर और रेवेन्यू डिवीजन होता है। तो सबसे पहले कौन आएगा, तो आप कहेंगे सर हमने सूर्यवंशम देखी थी, वहां पे कौन जाते हैं, वहां पे अमिताभ बच्चन जाते हैं अपनी बहू के पास में, ठीक है। फिर कहते हैं संस्कार तो बहुत अच्छे हैं, तो वो कौन है, वो कलेक्टर हैं। वो कौन है, वो कलेक्टर हैं। और ये कलेक्टरेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा हेड किया जाता है। फिर कलेक्टर के बाद में ना हम यहाँ पे एक क्या करेंगे, रेवेन्यू डिवीजन बना देंगे। क्या बना देंगे, एक रेवेन्यू डिवीजन बनाएंगे, ठीक है। रेवेन्यू डिवीजन के बाद में फिर क्या होगा, रेवेन्यू डिवीजन के बाद आप यहां पे देखेंगे कि हम यहां पे तहसील को देखते हैं कि तहसीलदार जो होता है वो इनसे नीचे होता है। और यहां पे तहसीलदार जो होंगे यानी फिर इनके अंदर आते हैं लेखपाल वगैरह आते हैं, वो क्या करते हैं, उनके अंदर कई सारे गांव आते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पद अनुक्रम बनता है। सही पद अनुक्रम जो है वो अच्छा, इसका ना आंसर दिया ही नहीं है। इसका जो आंसर दिया ही नहीं है, वो आंसर जो होना था वो कौन सा हो जाएगा, कलेक्ट्रेट आएगा आपका सी, फिर आते हैं रेवेन्यू डिवीजन वो आते हैं फिर डी, फिर आती है तहसील वो हो जाएगा बी, और फिर हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से हमारा पद अनुक्रम बनेगा। और इसके बाद में इसकी कोडिंग थी, वो कोडिंग इसमें नहीं आई है, लेकिन मैं बता देता हूं, ठीक है। मैं कह देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको यहां पे बता दिया सी डी बी ए बनेगा। जो आपके ऑप्शन होने चाहिए थे वो ऑप्शन इसके अंदर नहीं है, इस वजह से आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अब मान लीजिए किसान जो है ना वो ट्रेडर्स के रूप में काम करना चाहते हैं, व्यापारी बनना चाहते हैं। अब भविष्य में क्रॉप के दाम को ना नुकसान ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, नुकसान को कम करने के लिए ना वो किसी ना किसी पर ट्रेड करेंगे। जैसे आप शेयर मार्केट में जाते हैं ना, तो शेयर मार्केट में आप किसी ने कंपनी के शेयर खरीदते हैं। इसी प्रकार से ना किसान भी ट्रेडर्स के रूप में कहां पर क्या करते हैं, फ्यूचर के प्राइस के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, शुगर का, कॉटन का, वीट का, सोयाबीन का।
फिर क्या होगा सर, वो यहाँ पे ना कोई एक इंडेक्स होगी, एक इंडेक्स के तहत वो काम किया जाएगा। उस इंडेक्स के तहत हम फ्यूचर की बात करेंगे, इस इंडेक्स के तहत हम एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स की बात करेंगे, इस इंडेक्स के तहत हम एक प्रकार से एमसीएक्स खेलेंगे। तो एमसीएक्स द्वारा ही लॉन्च किया गया था, और वो कौन सा था, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। एग्रीडेक्स होता है, जिसकी फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स। क्या है, एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स, इसलिए एग्रीडेक्स जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। सर फिर से कीजिए 17 नंबर। ऑप्शन गलत नहीं थे बेटा, ऑप्शन एक चीज याद रखना, यहां पे जो ऑप्शन होने चाहिए थे वो ऐसे नहीं होने थे, वो होते आपके किस तरीके से, ऑप्शन बनता मान लीजिए इस तरीके से, एक होता आपका ऑप्शन ए बी सी डी, एक होता आपका ऑप्शन ए बी सी डी, एक ऑप्शन होता आपका बी सी डी ए, इस प्रकार से आपके ऑप्शन होते, और एक ऑप्शन आपका बनता सी डी बी ए। तो हमारा जो आंसर सही होगा वो सी डी बी ए होगा, बाकी के ऑप्शन नहीं आए हैं। ये आपका इस कथन का पार्ट है, ये जो है ना वो इस कथन का पार्ट है। ऑप्शन जो है वो इस प्रकार से होते, आया समझ बेटा? कभी कभी हमारी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, कि कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक पर भी ध्यान देना चाहिए। अब कभी इतना भी नहीं ध्यान देना चाहिए कि उसको इग्नोर ना कर सकें। छोटी सी डिटेल थी जो मैंने आपको बता दी कि थोड़ी सी दिक्कत आ गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। आप जानते हैं कि भारत में ना इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, बिल्कुल आया था, लेकिन सर इसे निकाला किसने? भाई वहीं तो बता रहा हूं मैं, जब हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, ग्लोबल मार्केट से भी compete करना था, तो हमें ना एक बोल्ड स्टेप की जरूरत थी। हमें यहाँ पे बोल्ड स्टेप क्या लेना था, कि हम यहाँ पे आर्थिक नीति के तहत काम करते और आर्थिक नीति की शुरुआत कर रहे थे, और हमने क्या बना दिया, एलपीजी बना दिया। ये कोई गैस नहीं है, ये कोई गैस सिलेंडर नहीं है, ये एलपीजी रिफॉर्म्स है, जो कब आए थे, 1991 में आए थे। और 1991 में आने पर हम यहाँ पे कहते हैं हम लिबरलाइजेशन पर काम करेंगे, हम प्राइवेटाइजेशन पे काम करेंगे, हम ग्लोबलाइजेशन पे काम करेंगे। मतलब हम यहाँ पे नियमों में ढील दे देंगे तो लिबरलाइजेशन, हम यहाँ पे बड़ी बड़ी जो हमारे यहाँ संस्थाएं हैं, जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, पब्लिक सेक्टर हैं, हम यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे तो उसे प्राइवेट कर देंगे, प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, और यहाँ पे हमारी कंपनी भी बाहर जाके व्यापार कर सकें और बाहर की भी कंपनी हमारे यहाँ आकर व्यापार कर सकें। तो इस प्रकार से हम ग्लोबल तरीके से सभी के साथ में जुड़ जाएंगे। ये करना क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पे पैसा आएगा, किससे आएगा? एफडीआई आएगा। एफडीआई आएगा तो इंडस्ट्रियल लाइसेंस मांगेगा, और इसके अलावा पब्लिक सेक्टर भी हम यहाँ पे धीरे धीरे कम कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या होना चाहिए, कि लाया कौन था? तो सर कहेंगे सर लाए तो वित्त मंत्री लोगों के, उस टाइम पे वित्त मंत्री होगा वही लेके आया होगा। और वो कौन थे? मनमोहन सिंह, जो आपके प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। मनमोहन सिंह यहाँ पे उस टाइम पे वित्त मंत्री थे, जिनके द्वारा एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे। लेकिन नाम किसका होगा? प्राइम मिनिस्टर का। तो सर प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो आपके नरसिम्हा राव थे। तो एलपीजी रिफॉर्म्स मनमोहन सिंह लेके आए थे, किसकी सरकार में लेके आए थे? नरसिम्हा राव की सरकार में लेके आए थे। आंसर हो गया ए आंसर बिल्कुल सही है, बी और डी नहीं होगा, लेकिन ए तो हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, जमींदारी की बात करते हैं। किसानों को ना खेत का मालिकाना हक देना है। क्या करना है? किसानों को खेत का मालिकाना हक दिलाना है। जमींदार की शक्ति को खत्म करना है, तो फिर हमें कोई ना कोई कानून लेके आना पड़ेगा। क्योंकि जमींदारी व्यवस्था कब शुरू की गई थी? ब्रिटिश के शासन में की गई थी। किसानों को अधिकार देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ना लैंड रिफॉर्म करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे भूमि में सुधार करना पड़ेगा, और फिर इसके लिए ना कानून भी लेके आना पड़ेगा। और वो कानून कौन सा था? वो था आपका जमींदारी उन्मूलन, यानी जमींदार को खत्म करने के लिए लाया गया कानून है ये। और जो कब आता है तो आप बताएंगे सर ये जो आता है ना, ये आता 1950 में है, लेकिन लागू 1951 में होता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं 1951 नहीं दिया गया है, लाया कब गया था? तो 1950 में लाया गया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल रही, राधे कृष्णा, ए आंसर होगा। 1948 में ना बिहार में आया था, 1948 में ना बिहार की बात की गई थी। हम यहाँ पे संविधान के तहत बात कर रहे हैं, तो संविधान में 1950 में आया था और 1951 में से कानून बना दिया गया था, राष्ट्रपति ने साइन कर दिए थे। लेकिन बिहार की बात करोगे तो बिहार में 1948 में आया था। ये उस टाइप के लिए सही होगा जब हमसे पूछा जाए कि संविधान बनने से पहले, क्योंकि संविधान तो 1950 में बना है, और जब बना 50 में है तो हम 48 आंसर कैसे दे देंगे भाई? थोड़ा सा सोच लिया करो ना। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 यहां पे क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आप फ्रीली बोलना चाहते हैं,
आप फ्रीली लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम व्यापार कर सकें, आप चाहते हैं कि हम कहीं भी देश में रह सकें, आप चाहते हैं कि हम कोई भी सभा कर सकें, हम किसी भी स्थान पर निवास कर सकें, किसी भी स्थान पर जा सकते हैं, तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पे स्वतंत्रता का अधिकार देंगे। स्वतंत्रता का अधिकार हमें आर्टिकल 19 में दिया गया है, लेकिन कितने अधिकार दिए गए हैं आपको वो बताना है। स्वतंत्रता का प्रावधान कितने प्रकार का है हमारे संविधान में, ये आपको बताना है, और ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और यह आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन ये बताना कहां पे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लाइव क्लास खत्म होने के बाद में आप बता देंगे कि भारत में स्वतंत्रता के अधिकार हमारे पास में कितने हैं, कितने प्रावधान किए गए हैं, कितने प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, ये आप क्वेश्चन बताएंगे, आंसर इसका हमारे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी का, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो जरूर हमारी क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ साथ ये बता दीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी है। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो हमें बताइएगा। अगर आपको क्लास में कोई डाउट रहा है वो भी हमसे पूछ लीजिएगा बाद में, जिसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पे बाकी की क्लासेस भी होती हैं, जैसे आप रीजनिंग की क्लास से भी जुड़ सकते हैं, आप मैथ्स की क्लास से 11:30 बजे जुड़ सकते हैं, मेरे साथ में आप 12:30 बजे जीके जीएस के लिए जुड़ सकते हैं, और हिंदी की क्लास के लिए आप 9 बजे जुड़ सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम कोई बैच, सर हमें बैच पढ़ना है, हमें पूरी तरीके से कंसेप्ट को समझना है, हमें ना थ्योरी जाननी है, हमें जानना है कि कितना पूछा जाता है, हमें जानना है कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान देना है, हमें ये जानना है कि सर किससे सिलेबस ज्यादा आता है, किससे सिलेबस कम आता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में एक बैच है जो आपको ये पूरी जानकारी देगा, चाणक्य 2.0 बैच, और इसमें आपको हम पढ़ाने भी वाले हैं, हम आपको सारी चीजें सजेस्ट भी करने वाले हैं, हम यहाँ पे स्ट्रेटजी जो है वो उसको शेयर भी करने वाले हैं। लेकिन कितने रुपए में? मात्र 99 रुपए में। तो अगर चाहते हैं कि आप हमें कोई बैच खरीदना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ हमें मिले जो हमें पूरी तरीके से यूपीएसआई को क्लियर करने में हेल्प करे, आप चाहते हैं कि यूपीएसआई में जो वर्दी मिलती है, यानी यूपीएसआई बनने के बाद में हमारे कंधे पे 2 स्टार भी हों, तो आप यहाँ पे चाणक्य 2.0 को मात्र 99 रुपए में खरीद सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम अच्छे से तैयारी करें, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं, और एप्लीकेशन पे कोई भी बैच अभी आप खरीदते हैं तो आप 99 में खरीद सकते हैं। आपको पता है कि ये कहाँ मिलेगा, तो एप्लीकेशन का नाम है BYSCF, और ये BYSCF पर आप डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर और लॉगिन करेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद लॉगिन करना होता है। लॉगिन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे हमारा पेज दिखाई दे जाए, और इस पेज में आपको यहाँ पे सारी क्लासेस दिख जाएंगी। कौन सा कोर्स लेना है तो आप यहाँ पे पेड कोर्सेस में जाएंगे। आप अगर कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो पेड कोर्सेज वाले पार्ट में आप जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमें कोई फ्री कोर्स भी दिया जाए तो आपको यहाँ मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि सर हमें टेस्ट सीरीज करनी है तो आप यहाँ पे हमारे तीसरे ऑप्शन में जा सकते हैं। आप यहाँ पे यूट्यूब से भी जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड की गई है। टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ लिंक प्रोवाइड की गई है। आपको किसी भी चीज़ का सिलेबस देखना है तो आप इस पार्ट में जुड़ सकते हैं। और चाहते हैं कि हमें ना PDF क्लास के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएँ। आपको पता है आपने कुछ खरीद लिया तो आपको कहां दिखेगा, इस माई परचेस में दिखेगा। कोई भी अगर आपने कोर्स खरीदा है तो माई परचेस में जाके आप उसको देख सकते हैं। भाई अगर जो कुछ अच्छा लग रहा है वो सब मैं बांट दूं, ये बता दो। थैंक यू काजल, राज फीलिंग्स, रूबी गारंटी है। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी टाइम पर 12:30 बजे कल। यानी ये क्लास सोमवार से शनिवार 12:30 बजे होती है, तो जरूर जुड़िएगा हमारे जीके जीएस के एनालाइजेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।